का हादसा हो जाता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, अपनी नैतिकता को देखते हुए कि भाई नैतिक रूप में मेरा कर्तव्य था कि मेरे मंत्री होते हुए मेरे विभाग में इस प्रकार नहीं होना चाहिए था, और दिल को ठेस पहुँचती थी, इस्तीफा दे देते थे। और आज माननीय न्यायालय गंभीर आरोप सत्ता पक्ष के उन लोगों पर जो कि सत्ता के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनको गंभीर आरोपों के साथ पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो बेशर्म बने हुए हैं। तो ये जो नीचे आया है ग्राफ, नैतिकता का ग्राफ जो नीचे आया है, इसको बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा, इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं ये मानता हूँ अगर मेरे पे कभी ऐसा आरोप लगे, कुछ भी आरोप लगे, और मैं ऐसे किसी पद पर रहूँ तो मैं तो 1 सेकंड नहीं लगाऊँ, लेकिन हैं ऐसे लोग कि तमाम आरोप लग रहे हैं उसके बावजूद चले जा रहे हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकारें, चाहे वो उत्तराखंड की हो चाहे केंद्र की हो, अपने ऐसे पतित लोगों का बचाव करती हैं जो कि सीधे सीधे दिखता है कि ये इस केस में इन्वॉल्व है, फिर भी बचाव करती है। ये ज़्यादा गंभीर है। नड्डा जी को डूबती हुई भाजपा की नैया को किनारे लगाने के लिए उनके प्रयास के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बस कि ये तो सीधा राजनीतिक मामला है, उनको अपने राजनीतिक अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है। रेखा आर्य जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ हरीश रावत जी का इतना प्रभाव है कि उनके एक इशारे पे इधर से उधर हो जाएगा। तो चूंकि उनको हरीश रावत जी से खतरा है तो हरीश रावत जी को टारगेट कर रही है, ये सीधी सीधी बात है। लेकिन टारगेट करने की भी एक सीमा होती है और शब्दों की एक सीमा होती है। अपने से वरिष्ठों के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाए वो भी एक सीमा होती है, और उनके शब्द और उनकी भाषा स्तरहीन है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। सर, भाजपा की राष्ट्रीय पार्टी रेवड़ी अपनों को 2-2 दे, सहकारिता मंत्री जी चुन चुनकर अपने लोगों को लोन बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये रखो, तुम ये पैसा तुम रखो, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये पैसा भी चुकाना होगा। जिन लोगों को मिल रहा है आज तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा ना कभी। लेकिन सहकारिता मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र की तमाम घटनाएं हैं कि आम जो नीडी व्यक्ति है, जिसकी आवश्यकता है, जो कुछ काम करना चाहता है, उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को बुला कर कि ले भाई तू भी ले। तो ये हाल है इनका। दूसरा जो आपने तीरू रौतेली पुरस्कार कहा, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में हमारी बहनें जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ अपने हुनर को निखारती हैं और समाज में अपना स्थान बनाती हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार ने तीरू रौतेली पुरस्कार का गठन किया। अब इस बार 8 भारतीय जनता पार्टी की या आरएसएस की वर्तमान पदाधिकारी और 6 पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रही हैं, जो ऐसी बहनों को ये पुरस्कार दिया गया। तो क्या है इसका मतलब कि ये तीरू रौतेली पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए रिजर्व हो गया। यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा वही। इससे हमारी वो महिला उद्यमी बहनें जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही थी, उनके मनोबल को गहरा धक्का पहुंचा, और उनके मनोबल को गहरा धक्का पहुंचाए वो लीडर हैं, अपने क्षेत्र के लीडर हैं। तो उस क्षेत्र उस लाइन में जितनी बहनें काम कर रही होंगी उन सबको धक्का पहुंचा। तो ये मैं पहले कह रहा हूँ कि सरकार रोज ऐसे काम कर रही है कि किस प्रकार उत्तराखंड को हम ये सरकार आमदा है उत्तराखंड को बर्बाद करने पर आमदा। आपका भी हुआ मैंने कहा ना कि पिछले 7.5 साल से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये विपक्ष की आवाज़ को बाहर आने ही नहीं देना चाहते। ऐसे तमाम जरिए जिनसे विपक्ष की आवाज़ जनता तक पहुंच सके, उस हर जरिए को काटना चाहते हैं, उस हर जरिए को तोड़ना चाहते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल सिर्फ मैंने इतना लिखा था कि मैं भी राहुल गांधी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सरकार ने ट्विटर पे इतना दबाव बनाया है कि जिस ट्विटर अकाउंट से भी राहुल गांधी का नाम आ जाए उसको तुरंत जो है आप सस्पेंड कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो ये घबराई हुई सरकार है, ये राहुल गांधी जी के नाम से घबराई हुई सरकार है। ये साफ दिख रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो, आप ही राहुल गांधी लिख दीजिए, मैं भी राहुल गांधी, आपका भी बंद कर दीजिए। तो राहुल गांधी के नाम से इतनी घबराई हुई सरकार है। बोलना चाहता हूँ मदन भाई को, कौशिक जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई बात 25 साल और 30 साल की नहीं है, बात नीयत की है कि आपकी सरकार की नीयत क्या है। कोई बात नहीं, 25 साल पुराना मामला है, लेकिन आज अगर वो प्रकाश में आया है तो क्या उनके पास हिम्मत है कि वो उन मंत्री जी से कहें कि आप इस्तीफा दीजिए। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, और उनकी निश्चित रूप में उनकी पार्टी को, उनकी पार्टी की सरकार की छवि पर बट्टा लगा है।
तो उनके अंदर हिम्मत है, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वो जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम करें। वो उनकी पार्टी की छवि पर बट्टा लगा है, वो कहें मंत्री को कि आप इस्तीफा दीजिए। ये कहना कि 25 साल पुराना मामला है, मतलब 25 साल पुराना मामला होता है तो क्या माफ़ हो जाता है? और अगर ये भाई केंद्र में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्या मालूम ऐसा भी एक्ट लिया है कि जो 25 साल पुराना अगर कोई गंभीर मामला है तो उसको भी माफ़ कर दिया जाए। उनकी नीयत तो ऐसी लग रही है। अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि 25 साल पुराना मामला हो गया, तो इससे लगता है कि उनकी भावना ये है कि जो इस प्रकार के गंभीर मामले और 25 साल पुराने हो जाए उनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये देश कानून से चलता है, ये राज्य कानून से चलता है और कोर्ट से निश्चित रूप में उनको सज़ा मिलेगी, अपने किए हुए की सज़ा मिलेगी। के लिए किसने मना किया है? जब बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी एग्जिस्ट करती थी 1940 या 42 का जो एक्ट है, वो उस एक्ट के आधार पर जो कमेटी एग्जिस्ट करती थी, उस कमेटी के रहते हुए सरकार अगर यात्रा व्यवस्थाओं में सुधार करती है तो उसमें कहाँ कभी कोई अड़चन आई? सरकार को किसी ने नहीं रोका। केदारनाथ में हरीश रावत जी की सरकार के समय से जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उनको उन पुनर्निर्माण के कार्यों को किस कमेटी ने रोका? लेकिन मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के उस बयान को उद्धृत करना चाहूँगा, कृपया उसको भी दिखाइएगा आप लोग, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए ये किया कि वहाँ बहुत पैसा आता है। मकसद वो है उनका कि वहाँ बहुत पैसा आता है। मकसद ये नहीं है कि इनमें सुधार करना है। सुधार करने के लिए सरकार को किसी ने नहीं रोका, पर मकसद ये है, सरकार को ये गलतफहमी है कि वहाँ बहुत पैसा आता है और पुरोहित और पंडित समाज उस पैसे को आने में हमारे बाधक हैं, ये उनको लगता है। ये उनकी गलतफहमी है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि बाकी मंदिरों से बद्रीनाथ केदारनाथ जी की तुलना करना उचित नहीं है। भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के जो मंदिर हैं, ये आदि शंकराचार्य जी के स्थापित किए हुए और उनके रखे हुए जो परंपराएं हैं, उनकी निर्धारित की हुई जो परंपराएं हैं, उनके अनुसार चलने वाले मंदिर हैं, उनके अनुसार पूजा पद्धति वाले मंदिर हैं। जबकि जिन मंदिरों से, आधुनिक मंदिरों से जो तुलना कर रही है सरकार, वो अलग बातें हैं। वहाँ पर नया कोई मंदिर फेमस हुआ, उसमें सरकार ने अपना एक बोर्ड बिठा दिया और एक नियम बना दिए। ये वो सरकार के बनाए हुए नियम हैं। लेकिन यहाँ पर जो नियम है, यहाँ पर जो परंपराएं हैं, वो आदि शंकराचार्य जी की बनाई हुई है और उससे जब छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए हमारा पंडा और पुरोहित समाज नाराज है। सरकार को सिर्फ ये गलतफहमी है कि वहाँ से बहुत पैसा आ सकता है। ये सरकार की गलतफहमी साबित हो चुकी है। मैं जब तक बद्रीनाथ समिति में अध्यक्ष था, जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, तब वहाँ 6.5 करोड़ रुपये, 7 करोड़ रुपये ऐसे कुछ सालाना इनकम थी। जब मैंने वहाँ छोड़ा, वहाँ 35-40 करोड़ रुपये के आसपास इनकम थी। साल की इनकम 40 करोड़ या 35 करोड़ के आसपास की इनकम थी। ये संभव इसलिए हो पाया कि हमने वहाँ जो व्यवस्थाएं थी, चढ़ावे की जो व्यवस्थाएं थी, कहाँ चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, उसको सही तरीके से रखा और उस पर निगरानी रखी और ईमानदारी से उसको कलेक्ट किया, इसलिए वो बढ़ पाया। अब सरकार सोचती है कि वहाँ जो आदमी अंदर घुस रहा है, खास करके अब हमारे पंडा और पुरोहित समाज को शंका की दृष्टि से सरकार देख रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पुरोहित समाज ने, उसमें जो 11 लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, आपकी जानकारी है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूं और हमेशा हमारी पार्टी उनकी इस लड़ाई में शामिल रही है। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी, जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रीतम सिंह जी, पहले दिन से इस बात को कहते आते हैं कि ये पुरोहित समाज के खिलाफ अन्याय है और इस अन्याय की लड़ाई में हमारी पार्टी उनके साथ है। और मैं भी दृढ़ मत के साथ इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि उनकी इस लड़ाई में हम शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि पुरोहित समाज में कोई भी व्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात ये, इससे और ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि ऐसे समाज को, जिसको कि हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको श्रद्धा के भाव से देखते हैं, उनको मजबूर होकर अपने रक्त से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस है कि ये बहरी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये सरकारें बहरी हैं और ये बहरी सरकार न तो खून की चिट्ठियों को सुन पा रही है, न देख पा रही है। तो अब जनता निश्चित रूप में आगे 6 महीने में जो चुनाव आने वाला है, लोकतंत्र में यही एक परिणति है कि हर एक दुख का जवाब वोटों से दिया जाता है और जनता उचित जवाब देगी। हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन उस कमेटी का नोटिफिकेशन कौन है, क्या है, अभी तक कहीं जानकारी में नहीं है। बोर्ड एक्टिव फॉर्म में है या उसे निरस्त कर दिया गया है, ये भी क्लियर नहीं।
कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार दिल्ली के इशारों पर काम कर रही है। जितना दिल्ली से बोला जाएगा कि आपने इतना बोलना है, ये उतने बोलते हैं। आप जो कह रही हैं कि सरकार ने कहा कि इसके लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, ये दिल्ली से कहा गया है, लेकिन उस हाई पावर्ड कमेटी में क्या उसके जुरिडिक्शन क्या होगा उसका, ये दिल्ली ने बताया नहीं, तो ये आगे क्या करेंगे। ये जितना उनको बोला गया है ये उतना बोल रहे हैं। जब दिल्ली से बोला जाएगा कि आप कमेटी फाउंड करो तो तब ये फाउंड करेंगे। अभी इतना ही बोला गया है इनको कि आप ये बोल दो प्रेस में कि हम कमेटी बनाएंगे। और दूसरी बात, मैंने बीच में सुना कि ये ऐसी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे। अब आप ये सोचिए ना, जिस कानून को उत्तराखंड की विधानसभा ने पारित किया बहुमत के आधार पर, जिस कानून को बनाने में उत्तराखंड के हर एक विधायक का मत या उसके खिलाफ मत हो, लेकिन कानून तो बनाओ और उसकी समीक्षा चीफ सेक्रेटरी करेंगे। मतलब इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को विधानसभा से ऊपर मान लिया। तो ये उत्तराखंड की विधानसभा का अपमान है और ये उत्तराखंड के चुने हुए विधायकों का अपमान है। अगर इनकी वाकई ईमानदारी से इनकी ये राय ये इच्छा होती कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, तो बेहतर होता कि नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में समीक्षा में एक कानून वो बना देती, कमेटी, समीक्षा कमेटी बना देते और नेता प्रतिपक्ष उस कमेटी के आधार पर जो है अपनी राय देते। क्योंकि विधानसभा का बना हुआ कानून विधानसभा की ही गठित समिति उसकी समीक्षा कर सकती है। जैसे प्रवर समितियां होती हैं, जब कानून पेश होता है तो कुछ सदस्य ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये कानून में ये खोट है, इसलिए इसको प्रवर समिति को भेजा जाए, ऐसा अमूमन होता है। तो उसी प्रकार इस कानून की भी समीक्षा विधानसभा की कमेटी को करना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर इस कानून की समीक्षा, चीफ सेक्रेटरी अगर इस कानून की समीक्षा करेंगे तो ये उत्तराखंड की विधानसभा का अपमान है। जो संगठन है उस पर मोदी जी को भरोसा नहीं रहा, तो वो लगातार सर्वे कर रहे हैं, 57 विधायकों के कार्यक्षेत्र की जानकारी ले रहे हैं कि उन्हें ये पसंद है, विधायक को दोबारा लाना चाहते हैं कि नहीं। आपका क्या कहना है इस पर? ये उनका ये प्रश्न अगर आप बीजेपी वालों से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बीजेपी का सर्वे चल रहा है कि उनके विधायक अच्छे हैं नहीं हैं, उसमें मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि उनके हर विधायक के लिए नेगेटिव रिपोर्ट आएगी कि बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और उनकी सरकार के लिए नेगेटिव रिपोर्ट आएगी कि ये सरकार यहाँ नहीं चाहिए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए, यही रिपोर्ट उनको आने वाली है। और इस रिपोर्ट पर वो विश्वास नहीं करते तो जनता की रिपोर्ट आ जाएगी 6 महीने में, उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा।